बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. We go through various books and we study various topics. Sometimes we study some essays, or sometimes we study some novels, fiction or non-fiction. In all of these, we are going to find the theme, the note, the real meaning of the author. जब भी आप किसी किताब का मुताला करते हैं, जब भी कोई टॉपिक आप स्टडी करते हैं, तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि ये जान लें कि इसमें राइटर क्या लिख रहा है, उसने क्या लिखा है, वो क्या कह रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में राइटर की क्या फीलिंग है. To know the feeling of the author is in fact to know the tone. कि जब हम राइटर की फीलिंग को जानने की कोशिश करते हैं थ्रू द टेक्स्ट, जब टेक्स्ट में हम फीलिंग जानते हैं, फीलिंग जानने की कोशिश करते हैं, वो फीलिंग जो कि राइटर ने लिखी हुई हैं, उन फीलिंग्स को जब जानने की कोशिश करते हैं थ्रू द वर्ड्स, दोज वर्ड्स विच आर देयर इन द टेक्स्ट, इसे हम क्या कहते हैं, ये उसकी टोन है. Whatever the author feels about the text, that is his tone, and whatever the reader feel about the text, that is his mood. कि जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, हम उस रीडिंग करते हुए हम जो कुछ उस रीडिंग से फील करते हैं, हमारी उसके साथ जैसे फीलिंग होती हैं, उन वर्ड्स को पढ़ते हुए, उन सेंटेंसेस को पढ़ते हुए, उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए जो कुछ हम फील करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारा मूड होता है. जब भी बुक को पढ़ा जाता है, बुक में टोन को तलाश करते हैं, और टोन को समझकर हम टेक्स्ट को हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है. टोन मुख्तलिफ तरह की होती है, और टोन को किस तरह से हम पहचानते हैं, मुख्तलिफ वर्ड से, सेंटेंसेस से, पंक्चुएशन से उसकी पहचान होती है कि ये किस टाइप की टोन राइटर ने यूज़ की है. बेसिकली हम दो तरह की टोन की बात करते हैं, वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज़ सब्जेक्टिव टोन. जो मेन टोन यूज़ की जाती है, राइटर या ऑथर जो टोन यूज़ करता है, दैट इज़ आइदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव टोन इज़ वन दैट इज़ completely neutral, unbiased, free of your own thoughts and feeling. When you don't express, when the writer is not going to express his own thoughts and feelings, that is unbiased, and that is called, what is that called, objective tone. तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टोन में जो राइटिंग करते हैं ज़्यादातर वो हम देखते हैं कि sometimes in essays, sometimes in some books we find objective tone, that the author is completely neutral. He is not going to express his own thoughts or his own views or his own feelings while writing about any topic, while there are other who are going to express their thought. They are sometimes critical, they are sometimes judging the thing, giving their comments, their views, they are objecting. So we see that that tone is subjective tone, जिसमें कि जो कि subjective हो जाए, आपके अपने thoughts, आपकी अपनी feelings, आपके अपने ideas, जब आप उसमें शेयर करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, एवेलुएट करते हैं, उसको जजमेंट देते हैं, इस तरह की जो टोन होती है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव टोन. तो टोन को हम किस तरह से पहचानते हैं? टोन को हम मुख्तलिफ वर्ड्स से पहचानते हैं. मुख्तलिफ वर्ड्स हमें एक्सप्रेस कर रहते हैं डिफरेंट टाइप की टोन्स के बारे में. जैसे कि किसी की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो किस तरह की टोन में बात कर रहे हैं. अगर कोई गुस्से में हो, ऑब्वियसली उनकी जो टोन होगी वो फिराशियस होगी, दैट वुड बी एंग्री और वेरी बिटर टोन. कि जब कोई गुस्से में बात करता है तो उसकी टोन डिफरेंट होती है. अब वो कैसे पता चलता है? थ्रू दोज एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स, कि वो अल्फाज का किस तरह से इजहार किया जाता है. और हम वहाँ पर हम साउंड से या वॉइस से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस तरह की टोन है. लेकिन जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं,
तो टेक्स्ट में हमें वर्ड्स या सेंटेंसेस जो हैं वो हमें उससे हमें रिकग्निशन होती है कि किस तरह की टोन का यूज़ हुआ है। सो वर्ड चॉइसेस से हमें पता चलता है, फिगरेटिव लैंग्वेज से हमें पता चलता है, और इसी तरह से पंक्चुएशन से और सेंटेंसेस से ये हमारे पास इनफैक्ट क्या बनाते हैं, नैरेटिव वॉइस बना लेते हैं। कोई फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है या कोई ऐसे वर्ड्स की सिलेक्शन की गई है, या इसके साथ साथ इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, या ऐसे पंक्चुएशन का यूज़ किया जाता है कि जिनसे हमें एक ख़ास किस्म की टोन का अंदाज़ा हो जाता है, और ये ख़ास किस्म की नैरेटिव वॉइस बना देते हैं, एक ख़ास नैरेटिव बन जाता है जिससे हम अंदाज़ा हो जाता है ये कौन सी टोन है, राइटर की कौन सी टोन इसमें यूज़ हुई हुई है। सो हम उन वर्ड्स को कौन से वर्ड्स हैं उमूमन जो यूज़ होते हैं जिनसे हमें टोन का पता चलता है, या ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़कर या देखकर या जिनको सुनकर हमें आइडिया हो सकता है टोन का। वो वर्ड्स हैं जैसे जॉयफुल, ह्यूमरस, सीरियस, सिनिकल, सिमिलरली वी हैव फॉर्मल, और सैड, और optimistic, or horror. These are the words which are used in the writing by the author to express their tone. तो जब भी हम राइटिंग में, जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं किसी टेक्स्ट की, उस टेक्स्ट में हम इस तरह के जब वर्ड्स देखते हैं, ये वर्ड्स हमें पहचान करा देते हैं कि इसमें किस तरह की टोन राइटर ने यूज़ की है। Let me give you some examples. I have taken it from rather I have borrowed it from Tone and Purpose handouts. So let me give you these example. First of all is the following statement each expresses different attitude about a shabby apartment. 6 different tones are used: optimistic, bitter, tolerant, sentimental, humorous and objective. 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोन बताई गई हैं और इनका यूज़ किया गया है एक शेबी अपार्टमेंट के बारे में। एक शेबी अपार्टमेंट की बात की गई है और उसके बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। अब हमने रिकग्नाइज करना है इन वर्ड्स की हेल्प से कि ये कौन सी टोन राइटर ने इसमें यूज़ की है। फर्स्ट वन इज दिस प्लेस में बी शेबी बट since both of my children were born while we live here, it has a special place in my heart. So we see in this sentence, what sort of tone is there in this sentence? We see that this place is shabby. Shabby place है, अपार्टमेंट shabby है, लेकिन राइटर ये कहता है कि इसके मेरे लिए कोई ख़ास this has a special place in my heart. Why? Because since both of my children were born while we lived here. As we were living, हम जब यहाँ रहते थे तो मेरे बच्चों की यहाँ पैदाइश हुई। अगर ये जगह शेबी है लेकिन फिर भी मेरे दिल में इस जगह के लिए बड़ी ख़ास फीलिंग्स हैं। अब फीलिंग्स की बात आ गई। The very last sentence of this sentence is the very last part of this sentence is showing that the writer is expressing some फीलिंग्स, कुछ फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। तो उससे इन वर्ड से हमें अंदाज़ा हो रहा है कौन सी टोन यूज़ हो रही है, दैट इज़ सेंटिमेंटल टोन। यहाँ पर सेंटिमेंटल टोन यूज़ हो रही है क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स की बात करें। अगरचे ये जगह शेबी है मगर मुझे बड़ा इसके साथ लगाव है क्योंकि मेरे 2 बच्चों की यहाँ पैदाइश हुई जब हम यहाँ रहते थे। Next is, this isn't the greatest apartment in the world, but it's not really that bad. अब ये दुनिया का बेहतरीन अपार्टमेंट तो नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। It's not really that bad. So what sort of tone is used in it? This is, here she is going to tolerate it if it is bad but not so bad. So this is tolerant. The tolerant tone is used in it. Third is, if only there were some decent jobs out there, I wouldn't be reduced to living in this miserable dump. If only there were some decent jobs out there, I wouldn't be reduced to living in this miserable dump. इस miserable dump में मुझे रहना ना पड़ता अगर मेरी कोई अच्छी सी जॉब होती। तो what sort of tone is used? Obviously, miserable dump के word से ही हमें पता चल गया। Miserable dump, these are the bitter words. So this is a
बिटर टोन इसके लिए यूज़ की गई है. दिस प्लेस डज नीड सम रिपेयर्स एंड the writer says that this place does need some repairs, but I'm sure that the landlord will be making improvements sometimes soon. Although this place needs some repair, अगरचे इस जगह को कुछ रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि लैंडलॉर्ड जो है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट जल्द ही करेगा. सो कुछ इम्प्रूवमेंट जल्द करेगा. There is some hope in it, and this is what sort of tone? This is optimistic tone. When we move away, we are planning to release 300 cockroaches and 2 mice, so we can leave the place exactly as we found it. So this is very dangerous. बड़ा ख़तरनाक किस्म का प्लान है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम जाते हुए 300 काकरोचेस यहाँ पर छोड़ के और 2 माइस भी छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि ताकि हम जाते हुए इस जगह को वैसे ही छोड़ के जाएं जैसे हम आए थे तो हमने पाई थी. सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ फनी, सो वी कैन से दैट दिस इज ह्यूमरस टोन. नेक्स्ट इज दिस इज द अपार्टमेंट वी लिव इन. It provides shelter. We see there are no emotion, no feeling, no judgment, no criticism in this sentence. So we can say this is objective tone. So the words are really those which are telling us about the tone of the author. ये वो अल्फाज हैं जिनसे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि राइटर कौन सी टोन यूज़ कर रहा है, किस लहजे में वो बात कर रहा है. अगर वो बात की जा रही हो, बोल तो नहीं रहे लेकिन यहाँ पर अल्फाज बोलते हैं, तो जो अल्फाज बोलते हैं उसे हम टोन कह रहे हैं. और वो अल्फाज क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, वो उस तरह की टोन होती है. मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ जो कि टोन को जिनसे हम राइटर की टोन को जज कर सकते हैं. और राइटर की टोन इज़ समटाइम इफ़ देयर इज़ फिक्शन वी सी दैट देयर आर कैरेक्टर्स, और बाज़-औक़ात कैरेक्टर जो डायलॉग बोल रहे होते हैं, जो अल्फाज बोल रहे होते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो भी टोन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें टोन का, राइटर की टोन का बताते हैं. हाँ, एक चीज़ है जिसमें हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए वेदर इट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर और इट इज़ द व्यू ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर. तो मे बी कैरेक्टर का व्यू, समटाइम्स कैरेक्टर व्यू इज द राइटर्स व्यू और समटाइम इट इज नॉट, बट वी कैन मेक इट क्लियर बाय द वर्ड्स एंड बाय द टेक्स्ट एंड बाय द कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी क्लैरिफाइड. लाइक दीज वर्ड्स कैन बी यूज्ड एब्सर्ड, ambivalent, amused, apathetic, arrogant, bitter, comic, critical, cynical, depressed, earnest, gentle, hard, ironic, intimate, joyous, malicious, mocking, nostalgic, objective, pathetic, pessimistic, playful, sentimental, sympathetic, tragic, and uneasy. These are the words which expresses the tone of the writer in the text. Now, tone must be differentiated from the purpose of the writer. टोन को हमें पर्पस से थोड़ा डिफ्रेंशिएट, पहले हम अब राइटर का पर्पस जानेंगे. जब पर्पस जान लेंगे तो हम टोन तक पहुंच सकते हैं. किस तरह से हम टोन को रिकॉग्नाइज करें, वर्ड्स तो हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमने राइटर का क्या देखना है, उसके हमने पर्पस भी देखना है. और पर्पस क्या है? पर्पस इज द रीजन एन ऑथर राइट्स अबाउट द टॉपिक. इनफैक्ट पर्पस क्या है? पर्पस वो रीजन है जिस मकसद के लिए वो ऑथर लिख रहा है, जिस मकसद के लिए जो उसके लिखने का क्यों इतनी तकदो कर रहा है, क्यों वो लिख रहा है, किस मकसद से लिख रहा है. अगर वो मकसद हम जान जाएं, वो मकसद अगर उस मकसद तक हम पहुंच जाएं तो हम उसके टोन तक पहुंच सकते हैं. So an author writes to share a main idea about a topic. जब भी ऑथर अपनी राइटिंग करता है, जब उसने अपना टॉपिक लिखता है, कोई बुक लिखी जाती है, तो उसमें वो अपना मेन टॉपिक से हमें उसके आइडिया का पता चल जाता है कि उसका मेन आइडिया, थीम क्या है, व्हाट इज हिज पर्पस ऑफ राइटिंग. सो हमें टॉपिक सेंटेंस से उसके पर्पस का, या टॉपिक पैराग्राफ, या टॉपिक से, थीम से उसका पर्पस का आइडिया हो जाता है. बेसिकली राइटर 3 पर्पस से लिखता है. फर्स्ट वन इज टू इन्फॉर्म. पहला मकसद होता है इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, अबाउट द सब्जेक्ट,
like to analyze, similarly to clarify, to discuss, or to explain or to establish. All of these things are there in information. जब वो information दे रहा होता है, या तो वो analyze कर रहा होता है, या discuss कर रहा होता है, या फिर उसको वो clarify कर रहा होता है, या वो कुछ ideas establish कर रहा होता है, तो ये उसका basic purpose होता है. That is the basic theme of the purpose of the writer. Second thing is to entertain. या तो वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से राइटिंग होती है. एंटरटेन, टू अम्यूज, टू डिलाइट और टू फ्राइटन. समटाइम्स वी आर आल्सो एंटरटेन बाय बीइंग फ्राइटेंड. या किसी को डरा कर या खुद खौफजदा होकर समटाइम वी आल्सो गेट सम अम्यूजमेंट लाइक दैट. सो द थर्ड पर्पज इज टू परसुएट. किसी को उभारना, राग़िब करना, कन्विंस करना, टू मोटिवेट, टू आर्ग्यू, टू कन्विंस और टू क्रिटिसाइज और टू इंस्पायर. ये थर्ड पर्पस है राइटर का. जब भी कभी कोई ऑथर कोई राइटिंग करता है तो उसके थ्री पर्पसेस, मेन पर्पसेस होते हैं. फर्स्ट इज टू इन्फॉर्म, सेकेंड इज टू एंटरटेन एंड थर्ड वन इज टू परसुएड. सो इफ वी आर गोइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राइटर, वी कैन फाइंड द टोन ऑफ द राइटर. पर्पस जान लें तो हमें टोन का पता चल जाएगा. तो पर्पस जानने के लिए कि हमें क्या करना है, मेन आइडिया पे जाना है, उसके थॉट पैटर्न को जानना है, और फिर उससे हमें टोन का पता चल जाता है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. देयर इज एन एग्जाम्पल. स्पैंकिंग मस्ट बी अवॉइडेड एज अ वे टू डिसिप्लिन ड्यू टू इट्स लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. स्पैंकिंग मस्ट बी अवॉइडेड. इसको अवॉइड करना चाहिए. अब राइटर यहाँ क्या कहना चाहता है, इस सेंटेंस से हम इस पर गौर करते हैं. वो कहते हैं स्पैंकिंग मस्ट बी अवॉइडेड एज अ वे टू डिसिप्लिन ड्यू टू इट्स लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट ऑन द चाइल्ड. क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चे पर, तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए. नाउ आई गिव यू थ्री स्टेटमेंट्स. यू हैव टू कंसिडर विच वन इज द करेक्ट. Consider what the author is going to write about spanking. Is the author going to discuss the disadvantages of spanking? Or is the author going to argue against spanking as a means of discipline? Or is the author going to make fun of those who use spanking as a means of discipline? अब इन तीनों स्टेटमेंट्स में से हमने चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट राइटर ने यहाँ पर यूज की है. तो हम किस चीज़ पे गौर करेंगे, हम उसके वर्ड्स पे गौर करेंगे. हम पहले वर्ड्स ढूंढेंगे, वर्ड्स हमें बताएंगे कि कौन सी टोन राइटर ने यूज की है. इन द फर्स्ट स्टेटमेंट देयर आर द वर्ड्स द ऑथर गोइंग टू डिस्कस, like spanking must be avoided. Must be, the word must be, the words must be, and the next word is due to its long term negative effects on the child. Negative effects, ये दो वो वर्ड्स हैं कि जो के ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहे हैं. सो हम पहुंच गए कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, दिस इज सब्जेक्टिव टोन. एंड द नेक्स्ट थिंग इज द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज अगेंस्ट स्पैंकिंग. And then the phrase long-term effect, it indicates that the detail will be organized as a list of effect. So list of effect हमें इससे पता चल सकता है, डिटेल हमें यहाँ से मिल सकती है. So हम डिटर्मिन कर सकते हैं, हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है that is against spanking. So this is subjective tone. There is subjective tone used in it, and we are going to select which one statement. The author going to discuss the disadvantages of spanking. Second one is the author going to argue against spanking as a means of discipline. He is going to argue. He is arguing. So here in the second sentence, we are going to figure out that the writer's tone is that one of argument. He is arguing. So by the purpose of the writer, we can find what is द टोन ऑफ द राइटर. जैसे ही हम पर्पस को ढूंढ लेंगे, और पर्पस कहाँ से मिलेगा, हमें मेन आइडिया ये टॉपिक सेंटेंस से हमें उसका पर्पस मिल जाएगा, और पर्पस को जान लेने के बाद हम राइटर की टोन जान सकते हैं. सो वी कैन हैव मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ finding the tone, like let me quote another example. Tony's place is crammed into a tiny building next to the fine arts theater. The owner offered a menu of Italian food. They have got the checkered tablecloths, dim lights, and crusty bread.
They also know how to make a hearty red sauce. Too bad they use it to drown delicate fish. They also seem to lace everything with truckloads of garlic. The service needs some work too. Our waiter didn't know what the special were, nor did he think to refill our water glasses before we asked. With a combination of fake friendly chatter and outright nagging, he made us order, finish up, and clear out. He seemed to see us only as automatic tip machines. The food and low prices bring the customer in the door. The service should not push them out. So, what is the tone in the passage? You can find out the tone in the passage, that is sad, boastful, plain, and factual, critical, or find faults. So, we can find that the tone is like in the first one. This is we can say that this is a bit sympathetic tone. So, by reading the text, by finding the words, by knowing about the words, यानी words को पहचान कर, text को पढ़ करके, आथर के पर्पस को जानने के बाद हम टोन तलाश कर सकते हैं. सो वी कैन हैव मैनी मोर एक्सरसाइजेज ऑन टोन. तो जैसे ही हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसके बारे में मालूमात करेंगे, तो हमें टोन के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. सो इफ़ यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट of any fiction or non-fiction, through any fiction or non-fiction, और उसमें आप राइटर के जो वर्ड का यूजेज है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप उसके टोन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई होप दिस वुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, एंड in the next video inshallah I'll be telling about what is the attitude of the author, and how we are going to organize the text, the rhetorical organization of the text. Thank you. With these words, please like, subscribe, and share my channel.